हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 11 स्टूडेंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी भूगोल के बारे में, जिसके हम लोग पार्ट 4 तक पहुंच चुके हैं। इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं मानचित्र के बारे में। इस लेसन का नाम ही है मानचित्र। तो इसमें हम क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं, सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो टॉपिक आएगा हमारे पास मानचित्र आएगा कि मानचित्र क्या होता है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग एटलस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि एटलस किसे कहते हैं, एटलस कैसे बनता है। उसके बाद हम लोग मानचित्र के प्रकार में आएंगे। तो इसमें 3 प्रकार के हम लोग को मानचित्र पढ़ना होगा। एक राजनीतिक मानचित्र, और दूसरा भौतिक मानचित्र, और तीसरा थेमेटिकल मानचित्र या थेमेटिक मानचित्र जिसे बोलते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे मानचित्र के प्रमुख घटक के बारे में कि मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। फिर दिक्सूचक क्या होता है, दिक्सूचक के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। फिर खाका क्या होता है, इसमें भी हम लोग इसको डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फर्स्ट वाली टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे जो मानचित्र है, तो मानचित्र के बारे में अध्ययन करने से पहले हम लोगों ने बहुत सारे मानचित्र को देखा होगा। जैसे कि बहुत से ऐसे मानचित्र होते हैं जो कि जो हमारे राज्य होते हैं या जो देश होता है उसकी जो सीमाएं होती हैं उसको दर्शाता है। और बहुत से ऐसे मानचित्र होते हैं जिसमें कि पहाड़ और नदियाँ और उसमें हरे खेत दिखाए जाते हैं, हरे भरे खेत दिखाए जाते हैं। इस तरीके का भी मानचित्र होता है। और कुछ मानचित्र बड़े होते हैं और कुछ मानचित्र क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो जो छोटे मानचित्र होते हैं उसमें कि बड़ी बड़ी जो दूरी होती है, जैसे देश विदेश की या तो हमारे देश की, तो ये सब मानचित्र जो होता है वो छोटा होता है। लेकिन यदि हम बड़े मानचित्र के बारे में बात करें तो जो बड़ा मानचित्र होता है वो छोटे स्थानों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो छोटा मानचित्र होता है और जो उसमें ज़्यादा जानकारी हमको नहीं मिलती है, लेकिन जो बड़ा मानचित्र होता है उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है अपेक्षाकृत छोटे मानचित्र के। तो जो जब हम लोगों ने इसके पहले अध्ययन किया था ग्लोब के बारे में, तो ग्लोब जो होता था वह पूरे पृथ्वी का क्या दर्शाता था, ठीक है। तो उससे हमको एकदम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलता था, उससे ज़्यादा जानकारी हम लोग को नहीं मिलता था। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक पन्ने पर उसी को क्या कर दिया, एकदम मतलब एकदम सही ढंग से उसी को उतार दिया है, ठीक है। वैसे तो इसको करना इम्पॉसिबल था, इसलिए कि एक गोले को आप काट कर एकदम चपटा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया गया है मानचित्र कि उसमें सभी जानकारियाँ इकट्ठा की गई हैं। तो मानचित्र के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो है मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। आपको हमने अभी बताया कि जो मानचित्र है, ये जो पृथ्वी की सतह है इसको एक भाग है केवल, ठीक है, केवल एक ही भाग, जैसे कि चपटी सतह, जैसे कि हम लोग का पेपर जैसे ये हो गया, मान लीजिए ये पेपर, तो इस तरीके से कुछ इस पे इस तरीके से बनाया गया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मानचित्र है, एक ही भाग, ठीक है, एक ही भाग के पैमाने पर। तो इसमें केवल एक ही भाग होगा, किसमें, मानचित्र में एक ही भाग होगा। लेकिन यदि हम लोग ग्लोब की बात करते थे तो ग्लोब जो होता था वह पूरे एकदम गोलाकार होता था, उसके चारों तरफ हम लोग देख सकते थे। लेकिन जब मानचित्र की बात करेंगे तो मानचित्र के एक ही सतह की तरफ हम लोग बस देख सकते हैं। तो मानचित्र बहुत प्रकार के होते हैं। मानचित्र बड़े भी हो सकते हैं, मानचित्र छोटे भी हो सकते हैं। कुछ में ज़्यादा जानकारी मिलती, कुछ में कम जानकारी मिलती, कुछ में देश की सीमाओं के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है, और कुछ मानचित्र में हम लोग को पेड़ पौधे और नदियों के बारे में बताया जाता है। तो इस तरीके से जो मानचित्र होता है ये बहुत प्रकार की होती हैं। तो अभी हम लोग एटलस के बारे में बात करते हैं कि जब बहुत सारे जब मानचित्र मिलकर क्या करते हैं, एक किताब के रूप में बन जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटलस, उसे हम लोग एटलस कहते हैं। जैसे कि यदि हम लोग अभी बात करेंगे कि राजनीतिक मैप, और मान लीजिए थेमेटिकल मैप, और उसमें फिजिकल मैप की यदि बात करेंगे, मानचित्र की बात करेंगे, तो इन सभी को जब एक ही जगह पर रख दिया जाता है, जिसमें कि अनेक नदियाँ दर्शाई जाती है, पेड़ पौधे दर्शाए जाते हैं, देश की सीमाएं दर्शाई जाती हैं, कौन कहाँ पे स्थल क्या है, वो सब दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से जब एक एक मानचित्र मिलकर बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो उसे हम लोग एटलस बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको एटलस के बारे में समझ में आया होगा। जब यहाँ पर एटलस के बारे में हम लोग देखते हैं, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होती है।
मतलब कि जो एटलस होता है उसमें विभिन्न प्रकार के मैप पाए जाते हैं, और जब इन्हीं मैपों को एक एक करके एक ही स्थान पर रख दिया जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। तो मानचित्र और एटलस के बारे में उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग मानचित्र के प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं। मानचित्र के प्रकार कितने होते हैं? तो सबसे फर्स्ट प्रकार जो होता है इसका भौतिक मानचित्र, या तो हम लोग इसे फिजिकल मैप भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये भौतिक मानचित्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या दर्शाए जाते हैं, क्या क्या दिखाए जाते हैं। तो भौतिक मानचित्र जो होता है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को, ठीक है, ये पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को, जैसे कि पर्वत हो गए, पठार हो गए, और मैदान हो गए, नदियाँ हो गई, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। तो भौतिक मानचित्र के बारे में हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि यदि कोई ऐसा मानचित्र है जिसमें कि आपको पठारों के बारे में बताया जा रहा है, और यहाँ पर नदियों के बारे में बताया जा रहा है, मैदानों के बारे में और महासागरों के बारे में बताया जा रहा है, तो इस तरीके का जो भी मानचित्र होगा उसे हम लोग भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको भौतिक जो मानचित्र है, फिजिकल मैप है, इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं राजनीतिक मानचित्र के बारे में। तो ये राजनीतिक मानचित्र जो होता है इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या दर्शाए जाते हैं। तो ये जो राजनीतिक मानचित्र होता है इसमें राज्य को, नगरों को, शहरों को, गाँवों को और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों को, उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि यदि कोई ऐसा मानचित्र है जिसमें राज्य या नगर या जिला कोई भी, मतलब विश्व में विभिन्न देशों व राज्यों के यदि सीमाओं को दर्शाया जा रहा है तो उस वाले मानचित्र को हम लोग राजनीतिक मानचित्र बोलेंगे। उस वाले मानचित्र को क्या बोलेंगे, राजनीतिक मानचित्र बोलेंगे, जिसमें कि राज्यों को, नगरों को, शहरों को तथा गाँवों को, विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम लोग राजनीतिक मानचित्र बोलेंगे। राजनीतिक मानचित्र के बाद हम लोग चलते हैं अब थीमेटिक मानचित्र पे, कि थीमेटिक मानचित्र क्या होता है। तो थीमेटिक मानचित्र पे हम लोग चलते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ दर्शाया जाता है। तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने के लिए थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। मतलब कि ऐसा मानचित्र जिसमें सड़क मानचित्र या वर्षा मानचित्र तथा वन या उद्योगों के बारे में बताया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, थीमेटिक मानचित्र वो होता है। तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि किसी में सड़क दिखाया जा रहा है, वर्षा दिखाया जा रहा है कि कहाँ पे वर्षा अधिक हो रही, कहाँ पे कम हो रही, कहाँ पे वन अधिक पाया जा रहा है, कहाँ पे उद्योगों का निर्माण अधिक हो रहा है, तो इस तरीके का जो मानचित्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, थीमेटिक मानचित्र होता है। इस तरीके से हमने 3 मानचित्र के बारे में बात किया। एक हमारे पास था फिजिकल मैप, दूसरा था पॉलिटिकल मैप, और तीसरा का थीमेटिक मैप। तो सबसे पहला जो था भौतिक मैप में हम लोग क्या देखते थे कि भौतिक मैप में जो पेड़ पौधे, नदियाँ, महासागर थे, इन लोगों को दर्शाया जाता था। लेकिन हम लोग राजनीतिक मैप के बारे में बात करें तो विश्व में विभिन्न जो देश होते हैं, राज्य होते हैं, या तो जिला होते हैं, जो भी होते हैं, गांव होते हैं, नगर होते हैं, उन सभी के सीमाओं को दर्शाया जाता है। तो उस तरीके को हम लोग राजनीतिक मैप कहते हैं। और जो सड़क होता है, वर्षा कहाँ पे अधिक होता है, इस तरीके से उद्योग का निर्माण, वन कहाँ पे अधिक होता है, उस वाले को हम लोग थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं। अब मानचित्र को यदि हम लोग को पढ़ना है तो इसके लिए हम लोग को 3 घटक पता होने चाहिए, 3 रूल हम लोग को पता होने चाहिए, 3 नियम पता होने चाहिए। वो क्या क्या है, जिससे कि हम लोग सही सही दूरी, सही सही जगह हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। उसमें जो फर्स्ट वाला है ये दूरी का यदि हम लोग को ज्ञान होगा कि मानचित्र में कौन सी दूरी कितनी दूरी पर पड़ती है, तो इसके हम लोग धीरे धीरे एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं, वास्तविक लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि हम लोग उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बोलते हैं, तो ये दिशा होती है। और इस दिशा को हम लोग इसको भी अध्ययन करने वाले हैं डिटेल से एकदम। तो ये 3 घटक होते हैं इसके, दूरी, दिशा और प्रतीक। ये तीनों आपको पता होने चाहिए, तभी आपको मानचित्र के बारे में एकदम डिटेल से आप उसको पढ़ पाएंगे। तो नेक्स्ट फर्स्ट वाले पे चलते हैं हम लोग, दूरी के बारे में। ये दूरी के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। मतलब कि जो
पैमाना होता है, पैमाना मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको एक स्केल दे दिया जाएगा, आपको क्या दे दिया जाएगा, एक स्केल इस तरीके से दिया जाएगा। तो अब इस स्केल में जैसा कि हम लोग जब 1 2 3 4 5 या तो पढ़ते थे तो उसमें कुछ स्केल बनाए जाते, तो वो स्केल में 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और उसमें कुछ छोटा छोटा भी लाइन होता था जिससे हम लोग क्या करते थे, उसमें सेमी, ठीक है, उसमें क्या होता था, सेमी, उसमें हम लोग नापते थे कि 1 सेमी कितना है, 2 सेमी कितना है, उसको हम लोग क्या करते थे, नापते थे। तो यही है कि पैमाना जो होता है वो स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। जो पैमाना होता है वे स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। अब इसके उदाहरण को यदि हम लोग समझ जाएंगे तो ये हम लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे कि यदि हम अपने विद्यालय के बारे में बात करें एवं घर के बीच की दूरी के बारे में बात करें, तो मान लीजिए कि हमारा जो विद्यालय है हमारे घर से कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूरी पर है। कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अब जिसे मानचित्र पर 2 सेमी, ठीक है, 2 सेमी की दूरी से व्यक्त किया गया है। उसे मानचित्र पर कितने सेमी की दूरी पर, 2 सेमी की दूरी पर व्यक्त किया गया है। जैसे कि यदि हम बात करेंगे कि वो 2 सेमी है, ठीक है, वो कितना है, वो 2 सेमी है। मान लीजिए कि वो कितना है, 2 सेमी है, ठीक है, 2 सेमी है। तो अभी हम लोग को देखना है वो कितना दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है। यदि हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, मतलब कि यदि हम 1 सेमी की बात करेंगे तो कितना किलोमीटर आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा, 1 सेमी पर 5 किलोमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो मैप होता है उसमें हम लोग दूरी को देखते हैं, ठीक है, दूरी को व्यक्त किया। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेमी स्थल के 5 किमी को दर्शाएगा। मतलब कि यदि हम लोग 1 सेमी देखेंगे मानचित्र में तो वो कितने किलोमीटर को दर्शाएगा, 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना क्या होगा, 1 सेमी बराबर 5 किलोमीटर, 1 सेमी बराबर 5 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दूरी के बारे में समझ में आया होगा। ये क्या है, ये दूरी के बारे में है। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे कि महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि बड़े बड़े देशों को या तो बड़े बड़े महाद्वीपों को जब दिखाना होता है तो कागज़ पर दिखाना है। अब कागज़ कितना बड़ा लेंगे हम लोग, तो एक पेज जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक पेज है, ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, ये पेज है। अब इसमें हम लोग को देश को दिखाना है और इसमें महाद्वीप को दिखाना है। तो इस तरीके से जो होता है हमारे पास मानचित्र, इस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूरी लेंगे। जैसे कि अगर यदि हम लोग को 5 सेमी लेना है तो इसका मतलब हो गया कि यदि हम लोग इस मैप में 5 सेमी लेंगे तो ये जो बाहर होगा वो कितना होगा, 500 किलोमीटर होगा। कितना होगा, 500 किलोमीटर होगा। एक बार फिर से इसको देखिए, यदि हम लोग मैप में कितना ले रहे हैं, 5 सेमी ले रहे हैं, तो ये कितना होगा, 500 किलोमीटर होगा। कहाँ, बाहर। यदि मैप में 5 सेमी लेंगे तो इसके बाहर कितना किलोमीटर हो जाएगा, 500 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि आपको बड़े चीज़ों को किस पे दिखाना है, पेज पर दिखाना है, तो इसमें आपको सेमी कम होगा और दूरी ज़्यादा होगा। जैसे कि 5 सेमी कितना हो जाएगा, 500 किमी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। मतलब कि जब छोटी दूरी लेंगे हम लोग और उसमें बहुत बड़ा उसमें दूरी होगा तो उसको हम लोग छोटी पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे, जब एक छोटा वाला क्षेत्रफल होगा तब उसको हम कैसे नापेंगे, तो आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, ठीक है। मतलब कि हमारे गांव या शहर को जब जो ज़मीन उमीन होता है तो उसको भी कागज़ पर ही दिखाया जाता है। तो उसके दिखाने के लिए हम लोग बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। उसके लिए हम लोग बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि 500 मीटर रहेगा तो उसको हम लोग 5 सेमी से दर्शाएंगे, ठीक है। यदि हम लोग इन स्केल जो होता है उसे 5 सेमी मापेंगे तो वो जो दूरी होता है मैप पर कितना हो जाएगा, 500 मीटर की दूरी तय कर लेगा।
बस स्केल पर, जैसे कि ये हमारे पास ये हमारा स्केल है, मान लीजिए कि 5 सेमी 3 4 5, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये जो होता है ये हमारे गांव या शहर में कितना दिखा देगा, तो ये 500 मीटर को दिखा देगा। कितना मीटर? 500 मीटर को ये दिखा देगा। तो इस तरीके का जो मानचित्र होता है इसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाला मानचित्र इसे कहते हैं। तो ये आपको छोटे पैमाने वाला मानचित्र और बड़े पैमाने वाला मानचित्र समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब हमने दूरी की बात तो कर लिया, अब दिशा की बात करेंगे हम लोग कि दिशा क्या होती है या कैसे इसको देखते हैं मैप में। ठीक है, तो अधिकतर मानचित्र को ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर उत्तर उ लिखा होता है, जिसका मतलब कि उत्तर होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। जैसे कि यदि आप मानचित्र की बात करेंगे, इस तरीके का जो मानचित्र होता है, तो इसमें आपको क्या दिखेगा, इधर आप यदि ऊपर देखेंगे तो इस तरीके से तीर का निशान बना होता है। इस तरीके से तीर का निशान बना होता है, इस तरीके से, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको क्या लिखा जाता है? ऊ लिखा जाता है। तो ये जो ऊ लिखा जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर बोलते हैं। ये जो ऊ लिखा जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर बोलते हैं। यदि आपको उत्तर के बारे में पता हो जाएगा तो जैसे कि पूर्व पश्चिम दक्षिण के बारे में भी आप पता लगा सकते हैं। आपको केवल उत्तर के बारे में पता हो जाएगा तो आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के बारे में सबका पता लगा सकते हैं एक साथ। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण के बारे में आप क्या लगा सकते हैं? पता लगा सकते हैं। 4 मुख्य दिशाओं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, उत्तर दक्षिण और क्या है? उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम होता है। अब इन चारों को, जब मुख्य दिशाओं को दिग्बिंदु कहते हैं, मतलब कि जब हम लोग क्या करते हैं बात नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, इसकी बात करते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है? इसे हम लोग दिग्बिंदु कहते हैं। अब इनके बीच की 4 दिशाएं होती हैं, मतलब कि इधर वाला जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। इधर वाला क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। इधर वाला क्या हो जाएगा? ईस्ट साउथ हो जाएगा। इधर देखेंगे तो साउथ वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो होता है 4 होता है इनके बीच का। ठीक है, जिसे हम लोग उत्तर पूर्व बोलते हैं। इसको हम लोग इसके मदद से देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इसके सहारे से देखते हैं, इस वाले मैप के सहारे से। और एक बोलते हैं दक्षिण पूर्व, दूसरा का है दक्षिण पश्चिम है, एक उत्तर पश्चिम है। इनके बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान का सही स्थिति से पता लगाया जाता है। अब ये जो बीच वाली इस तरीके से ये बना है, इस तरीके से ये वाला, ठीक है, इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इनकी एकदम एग्जैक्ट लोकेशन, एकदम वास्तविक जो इसकी होती है रियल स्थिति का पता लगा सकते हैं, एकदम वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे उत्तर पश्चिम है, इधर उत्तर पूर्व है, इधर इधर पूर्व है, इधर क्या है, तो ये बीच वाली जो है उत्तर पश्चिम, इधर क्या है? पश्चिम है, इधर उत्तर पूर्व है, इधर क्या है? दक्षिण पूर्व है, इधर दक्षिण पश्चिम है। इस तरीके से हमने चारों को क्या कर लिया? अध्ययन कर लिया है। ये चारों को हमने इसका अध्ययन कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि यदि मान लीजिए ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, क्या है, ये देखिए इधर क्या है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब यदि आपको इन दोनों के बीच का, ठीक है, पूर्व पश्चिम और उत्तर के बीच का जो बीच का जो होता है उसे हम लोग उत्तर पश्चिम बोलते हैं। पश्चिम और उत्तर के जो बीच होता है उसे, उस दिशा को क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तर पश्चिम बोलते हैं। अब उत्तर और पूर्व, ये वाली जो दिशा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व बोलेंगे। अब ये वाली जो दिशा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व बोलेंगे। और इधर वाली दिशा को बोलेंगे दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। तो ये चारों विशेष दिशा हो गई। और इस वाले को हम लोग क्या बोलते थे? उत्तर पश्चिम बोलते थे। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये घर है, ठीक है, और ये आपका क्या है? ये कोई दुकान है, ठीक है, ये कोई दुकान है। तो आप दुकान पर जाएंगे तो वहाँ से क्या करेंगे आप? तो बोलेंगे कि मेरा घर किधर है, तो ये सामने की तरफ, मान लीजिए कि आप केंद्र पर हैं, ठीक है, यहाँ से आप इधर बोलेंगे तो बोलेंगे कि किधर है? उत्तर की तरफ है, ठीक है, किधर है?
ये जो मेरा घर है ये किधर है, उत्तर की तरफ है। और यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा है, ये क्या है, दिक् सूचक है। ये जो दिक् सूचक होता है ये हमेशा किसको दिखाता है, तो हमेशा दक्षिण और उत्तर को दिखाता है, उत्तर और दक्षिण को हमेशा दिखाता है। मतलब कि जब भी आप दिक् सूचक देखेंगे तो ये हमेशा इसकी जो तीली होती है हमेशा उत्तर और दक्षिण को दिखाता है। यहाँ पे भी आपको दिक् सूचक के बारे में तो देखते हैं। दिक् सूचक क्या होता है। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में होती है। ये जो इसकी चुंबकीय सुई होती है ये वाली, ये हमेशा उत्तर दक्षिण में होती है। ये दिक् सूचक होता है। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, दिशाओं का ज्ञान लगाते हैं, दिशा का पता लगाते हैं। जैसे कि आप यदि कोई किसी जंगल में चल गए तो वहाँ से आप क्या करते हैं, आपको वहाँ पे दिशा का पता नहीं चलेगा, तो यदि आपके पास दिक् सूचक है तो इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, दिशा का ज्ञान लगा सकते हैं कि किधर किधर उत्तर है, किधर पश्चिम है, किधर पूर्व है, किधर दक्षिण है। इसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। हम लोग प्रतीक तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ चुके हैं। तो हमने दो देखा था, एक दूरी देखा था जिसमें हम लोग पैमाने की मदद से मानचित्र पर विभिन्न स्थानों पर पहुंचते थे। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो दिशा होती है उसको भी हमने देखा था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के बारे में। और उसके बीच के भी हम लोगों ने देखा था कि उत्तर पश्चिम कौन होता है, उत्तर पूर्व कौन होता है, दक्षिण पश्चिम कौन होता है, दक्षिण पूर्व कौन होता है। उन सभी दिशाओं के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया। अब लास्ट जो हमारे पास यहाँ पे है प्रतीक। ये किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। मतलब कि जो यहाँ पे जो मानचित्र होता है उसको हम लोग वास्तविक रूप से उसको नहीं दिखा सकते हैं। मतलब कि यदि मान लीजिए कि एक पेज का मानचित्र है तो उसमें हम लोग को कुआं अगर दिखाना है तो यदि आप बड़े से कुएं को बनाएंगे तो एक मानचित्र में बस कुआं हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मानचित्र नहीं बन पाएगा। तो हम लोग को कैसा बनाना है, तो इस तरीके से जो भवन होते हैं, यदि आपको वृक्ष बनाना है तो आप वृक्ष बनाएंगे तो एक जो पेज होता है उस पर क्या आ जाएगा, केवल वृक्ष ही आ जाएगा। तो इसको दर्शाने के लिए हम लोगों ने छोटे छोटे संकेतों का उपयोग किया, तो छोटे छोटे अक्षरों का उपयोग किया कि जो कौन सा यहाँ पे संकेत होगा जो रेल की पटरियों को दिखाएगा और वृक्षों को दिखाएगा, पुलों को दिखाएगा और सड़कों को कौन से दिखाएगा, और कौन से संकेत होते हैं जो भवनों को दिखाएगा। तो इन जो निश्चित अक्षरों और छायाओं, रंगों तथा चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये जो रेल, वृक्ष और पटरियाँ होती हैं, जो सड़कें होते हैं, पुल होते हैं, इनको किससे दिखाए जाते हैं, संकेत से दिखाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये जो इनके प्रतीक होते हैं ये कम स्थान पर अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन भी करना आसान होता है। जैसे कि आप उसको देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन मानचित्र किसका है। अब जैसे आपको रेलवे लाइन के बारे में पता करना होगा तो मानचित्र में यदि आपको रेलवे लाइन बनाना होता है तो आप बहुत बड़े में एक रेलवे लाइन बनता है। लेकिन यदि आप क्या करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेलवे लाइन आपको दिखाना, तो इस तरीके से आप इसको छोटे से छोटे में देखिए कैसे इसको दर्शाया जा रहा है। ये रेलवे लाइन है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी लाइन है, मीटर लाइन है, रेलवे स्टेशन है। तो ये वाला जो है क्या है, ये रेलवे स्टेशन है। ये क्या है, ये मीटर लाइन है। और ये वाला क्या है, बड़ी लाइन है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने छोटे में कितने आसानी से आपको ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है, रेल की पटरी को, रेलवे लाइन को किस तरीके से दिखाया जा रहा है। आगे हम लोग सड़कों के बारे में बात करते हैं कि सड़कों को किस तरीके से दिखाया जाता है मैप में। तो यहाँ पे कुछ पक्की और कच्ची जो सड़क होती है, तो पक्की सड़कों को किस तरीके से एकाएक मतलब कि जो भी लाइन होगा एक तरीके से खींचा जाएगा। लेकिन जो कच्ची सड़कें होती है उसको कुछ डाट करके इस तरीके से उसको क्या करा जाता है, दिखाया जाता है। तो ये जो है कच्ची सड़कें हैं। तो देख सकते हैं आप कितना आसानी से इसको मैप में दर्शाया जाता है। तो प्रतीकों का इस्तेमाल मानचित्र में बहुत ही अच्छे तरीक़ों हमको बहुत ही आसानी से पता लगाया जा सकता है मानचित्र में प्रतीकों के माध्यम से कि कौन कहाँ पर स्थित है। अब सीमा की बात करेंगे यदि हम, तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। उसके बाद राज्य की सीमा देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होती है, मतलब कि हल्का होता है थोड़ा। फिर जिला की सीमा देखेंगे तो सबसे हल्का होता है। मतलब जो
हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है, जैसे कि देशों बहुत से देश दूसरे देश से सटे होते हैं, तो उसकी सीमा कैसी होगी, तो थोड़ा मतलब रंगीन एकदम गाढ़ा होगा। अब उससे जो हल्का आएगा रंग वो क्या होगा, राज्य की सीमा होगी, और उससे भी जो हल्का आएगा वो किसकी सीमा होगी, जिला की सीमा होगी। हम नदी के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो इस तरीके से कुछ टेढ़ा दिखाया गया है यहाँ पे। नदी के बारे में इस तरीके से कुछ दिखाया गया है, इस तरीके से। और यदि आप कुआं के बारे में बात करेंगे तो कुएं को देखिए आप, एक काला जैसे कि इस तरीके से मान लीजिए ये कोई इस तरीके से बनाया गया है, इसको पेंट कर दिया गया है, ये क्या हो गया है, ये कुआं है। तो इस तरीके से कुएं को दिखाया गया है। आगे हम लोग चलते हैं, ये क्या हो गया, नदी हो गया, ये कुआं हो गया। आगे हम लोग देखते हैं तालाब। तो तालाब को किस तरीके से दिखाया गया है इसमें। अब आप ये ध्यान रखिए कि यदि कोई भी पानी वाला जगह होगा, नदी जैसे समुद्र होगा, कोई भी होगा, तो उसमें यदि पानी दर्शाया जाएगा तो हमेशा नीले रंग से दर्शाया जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, नहर कैसे दर्शाया जाएगा, तो इस तरीके से कुछ नहर दर्शाया जाएगा। और पुल, तो पुल इस तरीके से कुछ दर्शाया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन सभी को दर्शाया गया। अब मंदिर के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि अभी मंदिर हम लोग के आसपास भी होता है। गिरजाघर किस तरीके से, तो यहाँ पे जो ईशो भगवान का ये जो होता है। उसके बाद मस्जिद किस तरीके से दर्शाया जाएगा, तो ये मस्जिद है। छतरी किस तरीके से, इस तरीके से छतरी है। पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ लगाते हैं, संकेत अक्षर वाला। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए पीटीओ लगाते हैं। और पुलिस स्टेशन के लिए पीएस लगाते हैं। आगे हम लोग बस्ती कब्रिस्तान के बारे में बात करते हैं। जो बस्ती होती है इस तरीके से कुछ घरों का निर्माण होता है, लेकिन कब्रिस्तान जो होते हैं इस तरीके से होते हैं। अब पेड़ को इस तरीके से दिखाया जाता है, और घास जो होते हैं इस तरीके से इसको दिखाया जाता है मैदान में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रतीक वाला एकदम बेहतरीन समझ में आया होगा, इमेज से एकदम। और नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कुछ किसी गांव का क्या है, मैप दिया गया है। तो ये जो नदी है, ये नदी को देखिए आप कैसे दर्शाया जा रहा है यहाँ पे, ये नदी को। फिर ये क्या है, तो यहाँ पे ये मंदिर है। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ये देखिए रेलवे लाइन है। ये क्या है, रेलवे लाइन है, ये रेलवे पटरी है, देख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गिरजाघर है। फिर उसके बाद कुछ यहाँ पे पेड़ है, ये पेड़ हो गया। और उसके बाद ये क्या है, ये सड़क हो गई, ये पक्की सड़कें हो गई। फिर इसके बाद ये क्या हो गई, कच्ची सड़कें यहाँ पे जा रही है। यहाँ पे विद्यालय है। इसके बाद ये सब क्या है, यहाँ पे कब्रिस्तान है, यहाँ पे चर्च, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे देखिए तालाब है, यहाँ पे कितनी आसानी से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और इस तरीके से ऊपर कुछ लिखा जाता है, इसे क्या लिखा जाता है, ऊ लिखा जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं। अब हम लोग रेखा चित्र के बारे में बात करने वाले हैं। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। याददाश्त मतलब जिसे हम लोग मेमोरी बोलते हैं, पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है, जिसे रेखा चित्र कहते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि यदि आपका मतलब कि कोई दोस्त है, उसको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, तो ये कच्चा आरेखण बनाता है। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से बनाएगा, बोलेगा कि एक रोड जाती है, उस रोड से थोड़ा सा आगे जाएंगे यदि आप, तो एक दुकान मिलता है। और उस दुकान से यदि हम लोग पीछे मुड़ेंगे तो इस तरीके से जो आएगा वो मेरा घर होगा। तो इस तरीके से जो आरेखण बनता है, इस तरीके से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है, रेखा चित्र मानचित्र है। ये रेखा चित्र मानचित्र है। यदि आपको बताना होगा कि मान लीजिए हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, इधर कोई दुकान है, इधर क्या है, कोई दुकान है, और इस इधर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इस साइड जो दुकान है, ये वाला दुकान किसका है। तो इस तरीके से जो बनाया जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा चित्र मानचित्र बोलते हैं, जो कि बिना पैमाने का बनाया जाता है। आगे हम लोग खाका के बारे में बात करते हैं कि खाका क्या होता है। तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। मतलब कि यदि आपको मान लीजिए कि अपने घर का क्या बताना है, एक बताना है रेखा चित्र, मतलब कि बनाना है, तो उसको आप एक बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, मान लीजिए कि इतना बड़ा क्या है, ये पैमाना दिया गया है। इस पे आप क्या करते हैं,
रेखा चित्र बनाते हैं। मतलब कि अब बताएंगे इस तरीके से, मेरा घर यहाँ पे है, दूसरे का घर यहाँ पे, मेरे दोस्त का घर यहाँ पे, दुकान है, कुछ भी आप बनाते हैं, यहाँ पे तालाब है। इस तरीके से जब आप बनाते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, एक खाका तैयार होता है। इस तरीके से कुछ जानकारियाँ हमको मिलती हैं। तो एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे हम लोग खाका कहते हैं। तो यहाँ पे आपका पूरा टॉपिक समाप्त होता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर आपको देना है संक्षेप में, ठीक है। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से, इसको भी हमने आपको क्लियर करवा दिया है। कौन कौन से घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक होते हैं 3। अब प्रधान दिग्बिंदु क्या होता है, तो जब आप मैप को बनाएंगे तो इसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होगा, तो जहाँ पे होगा उसे क्या बोलेंगे, प्रधान दिग्बिंदु उसे बोलेंगे। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं कि जो पैमाना होता है वो सही एकदम दूरी बताने में समर्थ होता है, ठीक है। आगे हम लोग चौथे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चौथा वाला क्वेश्चन क्या है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र पर अधिक सहायक होते हैं, क्यों होते हैं। तो ग्लोब जो होता है उसमें बहुत पृथ्वी के पूरे पृथ्वी को दर्शाया जाता है, और उसको आप उसमें आपको छोटी छोटी जानकारियाँ, जैसे कि बहुत सारी जानकारियाँ नहीं मिलती है, लेकिन यदि हम मानचित्र के बारे में बात करें तो मानचित्र की सहायता से उसमें हम लोग को अधिक जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें जो होता है केवल एक ही सतह के मतलब एक ही तरफ की क्या होते हैं उसमें मानचित्र में दिखाए जाते हैं। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताइए। खाका जो होता है मतलब कि उसमें कोई पैमाना नहीं होता है, उसमें केवल रेखा चित्र बनाए जाते हैं, लेकिन जो मानचित्र होता है उसमें पैमाना, दिशा एवं प्रतीक सब होते हैं। लेकिन खाका में क्या होते हैं, खाका में न तो पैमाना होता है, न तो क्या होता है दिशा, और वो दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे पैमाना नहीं होता है। खाका में रेखा चित्र केवल बनाया जाता है। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा मानचित्र है जो विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है। तो कौन सा है, 3 मानचित्र हम लोगों ने पढ़ा था, एक राजनीतिक, फिजिकल और यहाँ पे जो है, और एक हम लोगों ने पढ़ा था थीमेटिक। तो यहाँ पे जो फिजिकल है ये क्या करता है, विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है। या तो तीनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो खाका वाला होता है उसमें विस्तृत जानकारी नहीं होता है। जो बड़े मानचित्र होते हैं वो क्या करते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। छोटे मानचित्र नहीं होते, बड़े पैमाने वाले मानचित्र अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। तो प्रतीक की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, मानचित्र में अच्छे से उसका अध्ययन कर सकते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों को वितरण को दिखाने के लिए वाले मानचित्र है, मतलब वृक्षों के वितरण किस में दिखाया गया, तो कौन सा मानचित्र है, भौतिक मानचित्र है। थीमेटिक मानचित्र में उद्योग धंधे, वर्षा ये सब दिखाया जाता है। राजनीतिक में सीमाएं दिखाई जाती है देशों की। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है, तो जलाशयों को, ठीक है। जो जलाशय होते हैं उसको किससे दिखाया जाता है, नीले रंग से दिखाया जाता है। अब दिक्सूचक का उपयोग क्या होता है, तो हमने आपको बताया था दिक्सूचक जो होता है वो मुख्य दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। मुख्य दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है। अब पैमाना आवश्यक है, किसके लिए पैमाना आवश्यक है, तो मानचित्र के लिए पैमाना आवश्यक है। ना तो रेखा चित्र के लिए आवश्यक है, ना तो प्रतीकों के लिए, किसके लिए आवश्यक है, मानचित्रों के लिए आवश्यक है। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन जो है इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।